नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि लगातार एक के बाद एक आए दिन सड़क हादसे लोगों की जिंदगियां खत्म कर रहे हैं, लेकिन जागरूकता अभियान चलने के बावजूद लोग जागरूक होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीर हमीरपुर से आई है, जहां पर एक बुलेट बाइक की ट्रैक्टर ट्राली से भिड़ंत हो गई, जिसमें युवक की मौत हो गई मौके पर ही। वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं, फिर उसके बाद आगे की पूरी कहानी बताते हैं। ये तस्वीरें कितनी दर्दनाक हैं, परिवार वालों पर क्या बीत रही है। शायद अनियंत्रित और गलत तरीके से जो लोग वाहन चलाते हैं वो साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके परिवार वालों पर किस तरीके की बीतती है। शायद एक ट्रैक्टर ट्राली वाले की गलती हो या फिर बुलेट सवार की गलती हो, लेकिन जान चली गई। अब उसका पूरा का पूरा परिवार गहरे सदमे में है और साफ तौर पर रोता बिलखता हुआ नजर आ रहा है। लगातार यातायात माह चलाया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है, लोग किसी भी चीज से कोई भी सीख लेते हुए नजर नहीं आते हैं। रायबरेली से भी तस्वीरें आई थी, किस तरीके से दो बाइकों की भिड़ंत हुई थी, जिसमें बड़ा एक दर्दनाक हादसा, तो वहां पर भी लोगों की मौत हो गई। अभी ये जो तस्वीर आ रही है हमीरपुर से, ये भी दिखा रही है कि किस तरीके से बुलेट सवार की मौके पर ही मौत हो जाती है ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ंत के बाद। दो लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और हादसे लगातार होते जा रहे हैं, चाहे वो डग्गा मार वाहन हो, सड़कों पर फर्राटा भरते हुए जा रहे हैं। दिल्ली से गोंडा जा रही बस भी अनियंत्रित होकर के पलट गई, जिसमें 40 लोग घायल हो गए। कल भी हमने एक हादसे की तस्वीर बताई थी, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो गई थी, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो आखिरकार यातायात माह चलता है लोगों को जागरूक करने के लिए। लोग जागरूक होना तो कम बेहतर समझते हैं। लोगों को लगता है कि वो अपनी स्पीड में ही चलेंगे, निरंतर स्पीड में चलेंगे, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि आगे चलकर उनकी मौत उनका इंतजार कर रही है। कई बार ऐसा होता है, ये ट्रैक्टर ट्राली में कोई इंडिकेशन नहीं होते, जिसकी वजह से कई गाड़ियां उनकी चपेट में आ जाती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जिसकी वजह से एक बुलेट सवार की मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तमाम ऐसी तस्वीरें कहीं ना कहीं विचलित करती हैं, परेशान करती हैं और घर वाले को रोने पर मजबूर करती हैं। लेकिन लोग ना सिर्फ ना मानते हैं, कोई भी कानून का पालन नहीं करते हैं। जो जिम्मेदारी होती है कम से कम उसको देखना चाहिए। जागरूकता आप लोगों के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, लेकिन इससे कोई भी मानने को तैयार नहीं है। चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो बताएंगे हमारे दर्शकों को। सबसे पहले इंद्रवीर के पास चलते हैं। इंद्रवीर, रायबरेली से कौन सी बड़ी खबर है? देखिए अखंड, अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, कल हमने इस पे चर्चा भी करी थी कि जिस तरीके से यातायात माह चल रहा है और इसको लेकर के रायबरेली, भी मैं फिर से बताऊंगा एक बार, हम उसी खबर पे वापस से बात करेंगे कि रायबरेली में और फतेहपुर में, और कल हमने देखा कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ ऐसी कार्रवाइयां देखने को मिली है। लगातार सूबे की सरकार अब इस अवैध अतिक्रमण को लेकर के, या अवैध अगर खासकर बात करें तो यातायात को लेकर के चाबुक चलाती नजर आ रही है। और इसमें रायबरेली पुलिस भी अब सशक्त और एकदम से बीड़ा उठा लिया है रायबरेली एसपी ने। कल मैं अगर बात करूं तो कल रायबरेली में सबसे बड़ी कार्रवाई अब तक की 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। और ये पुलिसकर्मी अमेठी और प्रतापगढ़ जनपद के, खैर इनके नामजद अभी नहीं हुए हैं, लेकिन इसमें कई सारे लोग ऐसे नामजद हैं। और ये खासकर जो बेसिकली अगर बात करें तो जो मुकदमा 23 लोगों के खिलाफ पंजीकृत किया गया है, ये ओवरलोड ट्रकों को लेकर के, ओवरलोड वाहनों को लेकर के ऐसे उससे लगातार ये अभियान चल रहा है। रायबरेली एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने खुद आईबीसी 24 से जब बात करी तो उन्होंने बताया कि मुकदमा पंजीकृत किया गया है और ये कार्रवाई बहुत ही भयानक कार्रवाई, रायबरेली जिले में लगभग 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया ओवरलोड ट्रकों को लेकर के। और साथ ही साथ रात को रायबरेली पुलिस ने एक और धमाका किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इन सब में ऐसी कुछ संलिप्तता
हो सकती है रायबरेली यातायात की टीम भी शायद ऐसे कुछ अभी कंफर्म नहीं है, ये सूत्रों खबर है कि शायद ऐसी भी वसूली हो रही थी। इसको लेकर के यातायात प्रभारी के साथ साथ 62 लोगों की रात में रायबरेली एसपी ने जो है ट्रांसफर किया है और कुछ लोगों को दिखाया है पुलिस लाइन का रास्ता, जिसमें यातायात प्रभारी इंद्रपाल सिंह सेंगर और उनके अपने ड्राइवर चालक, ऐसे तमाम सारे पुलिसकर्मी, यातायात के सिपाही, तमाम सारे पीएसआई, अगर बात करें तो इसमें जो उनके अपने कारखां से रहे, ऐसे तमाम सारे लोगों के ऊपर यातायात विभाग के ऊपर चाबुक भी चला है और लगभग जो है पूरी की पूरी यातायात टीम उलट फेर करके रख दी है रायबरेली के ईमानदार और सशक्त एसपी रायबरेली डॉक्टर यशवीर सिंह ने। लगातार अभियान ये चल रहा है, 23 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा पंजीकृत डी थाने में कराया गया और ये ऐसे लोग हैं जो दलाल हैं, सीधे कहा जो प्राइवेट दलाली करते हैं, जो 300, 350, 3,000, 3,500, 5,500 रुपए लेकर के एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा का बाइट भी है मीडिया का कि उन्होंने 5,500 रुपए, 3,000, 3,500 रुपए पीटीओ रियाना और अंबुज कुमार 5,500 रुपए ये सब बॉर्डर पार कराते थे। चारों तरफ के बॉर्डर जो ओवरलोडेड ट्रक आते थे, चाहे वो प्रतापगढ़ हो, चाहे अमेठी हो, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे इधर अगर बात करें फतेहपुर हो, जहां से मोरंग के ओवरलोडेड ट्रक आते थे अखंड, और मोरंग का खदान फतेहपुर और बांदा ये सब ज्यादा रोड से हाईवे से रायबरेली एंटर करके हुए लग जाते हैं और यहाँ पर इनकी मंडी भी लगती है रायबरेली में। अगर बात करें तो दरियापुर एक चौराहा है वहां पर, तो ऐसे तमाम सारे उससे जो है ये अभियान चलता और जोरों शोरों से चलता नजर आ रहा है रायबरेली में। जी अखंड, सबसे बड़ा सवाल इंद्रवीर है कि सरकार से तनख्वाह लेते हैं कि इस तरीके के गलत काम एक तय कर रखा है रेट कि इस रेट से आपको हम इस बॉर्डर को पार करा देंगे, आप आराम से इस बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पर चले जाएंगे और बाकायदा जिले से दूसरे जिले में पहुंचाने की जिम्मेदारी हमें ले रखी है। ऐसे लोगों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है वहां के। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये जानकारी मुकदमा दर्ज करके उनको उनके ऊपर कार्रवाई की गई, लेकिन सवाल ये भी है इंद्रवीर, क्या इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई करके इनको छोड़ दिया जाएगा, बख्श दिया जाएगा? देखिए अभी अगर बात करें तो जो अब तक कल जो मुकदमा पंजीकृत किया गया उसमें लगभग 2 लोगों को, जो 2 दलाल ऐसे थे जो रायबरेली लोकल के और एक यहाँ के थे, उनको दोनों को मौके से गिरफ्तार भी किया गया। उनके साथ मोबाइल और कुछ ऐसे कैश भी बरामद हुए, लगभग 12,500 रुपए कैश भी बरामद किया गया, मोबाइल 2 बरामद किए गए। ऐसे 2 लोगों को डी थाना क्षेत्र में कल जेल भी भेजा है। और अगर वहीं पे बात करें जो इससे पहले 11 लोगों के खिलाफ, जिसमें एआरटीओ और पीटीओ मैडम शामिल थी, इनमें भी लगभग 2 से 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। तो बक्सा कहीं से नहीं जाएगा। रायबरेली पुलिस अधीक्षक का कहना है कि ऐसे लोग जो विभाग का और जो सरकार का एकदम से जो मनता है उनको मंसूबों पे उनसे पानी फेरते नजर आ रहे हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते नजर आ रहे हैं, इनको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी हालत में और इन पे कार्रवाई होगी, चाहे वो कितने भी बड़े अधिकारी हो। यह एसपी का साफ निर्देश है। इसमें उनके अपने विभाग के जो अब यातायात प्रभारी, यातायात माह में यातायात प्रभारी को चेंज कर देना ये बड़ी बात है, लेकिन एसपी ने यह कर दिखाया। यातायात माह में 18 नवंबर की रात को पुलिस अधीक्षक ने पूरी की पूरी यातायात टीम जो सशक्त थी शायद उसमें उनको पूरी की पूरी चेंज किया। क्यों चेंज करना पड़ा, इसका एक बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ एसपी महोदय को लगा होगा और उनकी अपनी कार्यशैली में कई सारे इंपैक्ट मिले होंगे, तभी एसपी ने रातों रात यातायात माह में ये यातायात की पूरी टीम चेंज कर दी। खंड जी, अब बिल्कुल करना भी चाहिए। जब एसपी को कुछ लगा होगा कि लोग निर्वहन नहीं कर रहे हैं और लोग जो नजीर बन जाए, जो कम से कम तमाम जिलों के, जो उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के जो पुलिसकर्मी हैं या जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो कम से कम समझे कि अगर कोई तेज तर्रार और ईमानदार अधिकारी मिल गया तो उनका भी हाल ऐसा ही करेगा कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देगा, उनको भी कहीं ना कहीं विभागीय कार्रवाई उनके ऊपर हो और उनको भी सलाखों के पीछे जाने का
कहीं ना कहीं एक पूरा का पूरा रास्ता क्लियर कर देगा। तो ऐसे तमाम लोग जो है लोग इस तरीके के कार्यों में संलिप्त होते हैं, उनको कम से कम समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये अवैध काम कराने के लिए सरकार ने हमें भर्ती नहीं कर रखा है, अवैध काम को रोकने के लिए भर्ती कर रखा है, उसको रोकने के लिए हमारे कंधों पर जिम्मेदारी दे रखी है। इस वर्दी का इस्तेमाल सही चीज के लिए करें, ना कि गलत और अधर्म और अनैतिक कार्यों को कराने के लिए। इंद्रवीर, खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आदर्श हमारे साथ हरदोई से जुड़े हुए हैं। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? अगर जी आज हमारे पास दो खबरें हरदोई जनपद के हैं। हम बताना आपको पहली खबर चाहेंगे कि हरदोई जनपद में कल हरदोई थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बस जो शादी के लिए जा रही थी, जो बस एक टावर से टकरा गई। उस टकराने से करीब 16 लोग घायल हुए हैं। ये 4 की ऑन स्पॉट मौत हो गई थी। उन 16 लोगों को जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और वो बस शादी के लिए जा रही थी। और दूसरी खबर हम आपको बताना चाहेंगे, जो कि हरदोई जनपद के जो बैंक के मैनेजर है, उनको एक काला कारनामा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो 10 की गड्डी है, चाहे 20 की गड्डी हो, चाहे 50 की गड्डियां हो, पहले पब्लिक को यहाँ पर जब कोई शादी होती थी तो शादी के कार्ड ले जाकर बैंक में दिखाया जाता था, तो उनको गड्डियां मिल जाती थी। लेकिन अब वो बैंक की जो गड्डियां हैं, 10 की या 2 चाहे 20 की गड्डी, वहां से गायब है और गायब ही नहीं है। अगर वो गड्डियां अगर आप हरदोई की दुकानों पर ले, तो जो 1000 की गड्डी वो 1400 की दी जा रही है और जो 220 की गड्डी है उसको 2400 में दी जा रही है। ये कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग हरदोई जनपद में बहुत बड़ी चल रही है। इन बैंक मैनेजरों पर बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे ये कालाबाजारी न कर सके। और अगर बात हम करें हरदोई जनपद की, तो जो शादी के लिए जो लोग बैंक में जाते हैं रुपए लेने के लिए, उनको रुपए नहीं दिए जाते। लेकिन जो दुकानें हैं, जिन दुकानों पर गड्डियां नई ब्रांडेड गड्डी, उनको मतलब ये जो बैंक की गड्डियां हैं आगे दुकानों में कैसे पहुंचती है, उन दुकानदारों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो नई नई गड्डी रखते हैं। हम आपको भी दिखाना चाहेंगे कि कुछ माले हैं यहाँ पे, जयमाल के लिए माले लगे बने हुए, ये भी नई गड्डी के लिए। चल एक माला दिया, तो यहाँ पर जब माला कुछ दुकानदार लोग टांगे भी हैं, वो सब नई गड्डी, और ये नई गड्डी जो है आखिर बैंक से कैसे नीचे उतरती है, उन बैंक मैनेजरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये करना बात की देखिए, करेंसी का थोड़ा दिक्कत है, प्रॉब्लम है। और 10 की जो करेंसी होती है वो इजीली अवेलेबल नहीं होती, बैंक मैनेजर्स के पास भी नहीं होती है। शायद कहीं ना कहीं शादी ब्याह के मौसम में 10 रुपए की करेंसी वो कम से कम अवेलेबल होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है कई बार। लेकिन इस तरीके की शिकायत मिल रही है कि आम जनता को नहीं मिल रहा है और दुकानदारों के पास है और अन्य लोगों के पास पहुंच जा रही है, तो इस पर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है कि लोगों को जरूरत के लिहाज से 10 रुपए की करेंसी या 20 रुपए की करेंसी, जो भी करेंसीज हो, वो अवेलेबल होनी चाहिए। क्योंकि इस तरीके के जो भी आपको जानकारी जगहों पर 10 रुपए की करेंसी नहीं हो रही है, ये हम भी लखनऊ में रह करके हमने भी पता किया है, तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर 20 रुपए 50 रुपए की करेंसी अवेलेबल नहीं है, तो सही में अगर इजिली अवेलेबल और दुकानदारों के पास है, आम जनता को नहीं मिल रही है, तो ये सवाल है, बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्यों आम लोगों तक करेंसी नहीं पहुंच पा रही है, क्यों दुकानदारों तक पहुंच रही है, या फिर कहीं इजिली अवेलेबल है, आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है? अगर कोई हो सके अधिकारी तो उस पर जरूर पूछेगा कि आखिरकार आम लोगों तक नहीं मिल पा रही है। ये बड़ा सवाल है। कुछ कहना चाह रहे हैं आदर्श आप? जी जी जी, बताएं क्या कह रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ पे ये घोटाला आज से नहीं, काफी समय से चल रहा है, कई वर्षों से चल रहा है। यहाँ आपको नए नोट मिल जाएंगे, लेकिन बैंक अगर आप जाएंगे वहाँ पे आपको कटे फिटे नोट मिलेंगे। नहीं, बैंक में जो नई गड्डियां हैं उनको लेकर आप क्या, जो आप जाते हो बैंक लेने, उसमें गड्डियां नहीं मिलती, क्या लेकर कहोगे आप? हम उसको यही कहना चाहते हैं कि गड्डियाँ जो है यहाँ नहीं मिल, बैंक में नहीं मिलेंगे, यहाँ मिल जाएंगे। नहीं, आपने बैंक वाले पूछा ना कि आपको गड्डियां क्यों नहीं मिल रही है? हमने उनसे सवाल किया, उनके पास जो आता है वही हम देते हैं आपको। जब बैंक मैनेजर से बोला, बिल्कुल आदर्श, तो आप क्या करना चाहिए? भैया जी ये मोदी सरकार जो है जी ये मांस मछली इंडा बंद कर दे तो धरती तौर पे जी, और नहीं तो पता नहीं कहाँ राम मंदिर होगा, कहाँ हिंदुस्तान होगा, कहाँ पाकिस्तान होगा। चलिए बाबा, आपकी बात तो अखंड। यहाँ पर जो हम गड्डी की बात कर रहे थे, यहाँ गड्डी जो है रियल यहाँ पे व्यापार होता है। यहाँ पर जो गड्डियों का व्यापार किया जाता है, यहाँ प्रशासन को चाहिए कि उन व्यापारियों जो व्यापार गड्डियों का कर रहे हैं उन पर कड़ी लगाम लगानी चाहिए और उन पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। जी अखंड, बिल्कुल आदर्श, अगर ऐसा कुछ अनैतिक हो रहा है तो खिलाफ जरूर कार्रवाई करनी चाहिए और कहीं ना कहीं इस चीज का पता लगाना चाहिए कि इसके पीछे वजह क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए आदर्श। ज्ञानेंद्र हमारे साथ प्रतापगढ़ से जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है?
बिल्कुल अखंड, देखिए आपको बताना चाहेंगे प्रतापगढ़ में आज आम आदमी पार्टी के बड़े दिग्गज नेता संजय सिंह आ रहे हैं, और संजय सिंह के आने का कारण क्योंकि हमारे साथी अपूर्व पाठक भी जुड़े हैं, उन्हीं के यहाँ से ये यात्रा निकली है अयोध्या टू प्रयागराज, और 3 दिन का स्टे है। आज वो कल बीती रात वो प्रतापगढ़ से अमेठी, जो कि सुल्तानपुर रास्ते में ही पड़ता है, और कह सकते हैं कि दो गांव पड़ते हैं, दो गांव के बीचों में त्रिशुंडी एक गांव है जहां की फैक्ट्रियां काफी है। वहां पे उन्होंने रात्रि विश्राम किया, और जो है कुछ लेबर के वर्कर्स से मिले और वहां पे समस्याएं सुनी। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आज वो प्रतापगढ़ के लिए कूच कर चुके हैं, और 3 दिन का स्टे 19, 20, 21 को यहाँ से सीधे प्रयागराज के लिए मूव करेंगे। सबसे बड़ा सवाल निशान खड़ा होता है कि देखिए 1 साल विधानसभा चुनाव को रह गए हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी जो है अपने यूपी की विधानसभा सीटों को लेकर के क्या वर्चस्व करना चाह रही, क्योंकि देखिए पूर्वांचल, प्रतापगढ़ पूर्वांचल के बॉर्डर पे ही है, कि ये अवध में आता है, अयोध्या से टच होता है, तो पूर्वांचल को लेकर के खास तौर पे संजय सिंह सुल्तानपुर के भी निवासी है, तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, इन सारी सीटों पे आम आदमी पार्टी अपने आप को मजबूत करने को जरूर देख रही है, और कहीं ना कहीं जो रोजगार को लेकर के एक बड़े मुद्दे को लेकर के ये लोग आज प्रतापगढ़ में 3 दिन का स्टे करेंगे। शाम को 5 बजे एक जनसभा को भी संजय सिंह संबोधित करेंगे, जो कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर ही ये पूरा का पूरा कार्यक्रम किया गया है, लेकिन अभी प्रतापगढ़ नहीं पहुंचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि कोहरौल जो त्रिशुंडी है और छिड़ा है, वहां से केवल यहाँ तक आने में अभी तक इनको तकरीबन 3 घंटे हर एक गांवों के पास ये रुक रहे हैं, हर एक चौराहों पे रुक रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह खास तौर पे हर एक लोगों से मिल रहे हैं। अब मकसद क्या होता है ये आज कुछ ही देर में साफ होगा। जो अयोध्या से ये पद यात्रा निकली है, इसका मकसद क्या है ये साफ तौर पे आज स्पष्ट होगा। संजय सिंह किसके ऊपर हमला बोलेंगे, ये भी बड़ा देखने वाली बात होगी। बिहार चुनाव को लेकर के क्या बोलते हैं, ये भी बड़ी बात होगी। और सबसे बड़ी चीज, क्योंकि माघ मेला की भी तैयारियां बहुत ही जोरों पर है, और ऐसा बताया जा रहा है कि 75 साल बाद ऐसे माघ मेला आ रहा है, उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। अब अयोध्या से प्रयागराज जाना आम आदमी पार्टी का और खास तौर पे संजय सिंह का क्या मकसद है, ये देखने वाली बात होगी। अखंड, अब दिक्कत क्या है कि ज्ञानेंद्र राजनेता हैं तो राजनीति चलती रहनी चाहिए, तो उसके लिए कोई ना कोई काम तो होना ही चाहिए उनके पास। सबके लिए कोई ना कुछ काम है, तो उनको भी लगा होगा मैं हमारे पास भी कुछ काम है, क्योंकि दिल्ली से तो बोरिया बिस्तर बन चुका है, बिहार में खाता खुला नहीं, बिहार में व्यवस्था ऐसी लगी नहीं, और पंजाब का भी हालात बहुत अच्छे नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए। और 2027 के चुनाव से पहले कहीं ना कहीं संजय सिंह उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को स्थापित करना चाहते हैं, जो कहीं भी धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा। संगठन एक मजबूत हुआ था जब दिल्ली में सरकार थी, पंजाब में सरकार है लेकिन लगता है बहुत दूर हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में उनका क्या इम्पैक्ट होता है, एक बड़ा सवाल है। बहुत सारी चीजों को लेकर के ये लोग आरोप लगाते आए हैं, चाहे वो बीजेपी पे, सत्तारूढ़ दल पर। कई बार ऐसा भी देखा गया कि समाजवादी पार्टी के खिलाफत हुई थी, समाजवादी पार्टी के साथ भी हुआ है। तो आजकल ईवीएम के बाद अब वोट चोरी का आरोप लगातार लगता चला आ रहा है कि वोट चोरी की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं शायद यही उद्देश्य समझाया जाए। लेकिन सवाल ये है सबसे बड़ा ज्ञानेंद्र, कि अयोध्या से पद यात्रा शुरू तो हो गई है, प्रतापगढ़ आ रही है, 3 दिन रुकेगी। 27 के चुनाव में करीब 1 साल का वक्त है, अभी 1 साल, 1.25 साल का वक्त है। ऐसे में संजय सिंह को जिस जगह के निवासी हैं, क्या उसके आसपास लाइव पद देता यात्रा शुरू करके वो वहां पर बताना चाह रहे हैं कि वहां से ही वो अपनी जो पार्टी को मजबूत करने की जो कवायद है, जो 2027 की तैयारी है, वो वहीं से होकर के उन्होंने शुरुआत की, क्योंकि अपने जहां रहते हैं, जहाँ के निवासी हैं, उसके बगल का ही क्षेत्र चुना है और अयोध्या से होकर के निकले हैं। क्या लगता है कि वहां पहले अपने आप को मजबूत कर लें तो पूरे उत्तर प्रदेश में अपने आप को मजबूत कर लेंगे, एक नई फिर लिखेंगे इबादत यहाँ से? बिल्कुल, देखिए अखंड, मैं आपको बता दूं कि 2022 का चुनाव था। मैं सुल्तानपुर गया भी था चुनाव कवर करने के लिए, और खास तौर पे देखा गया था आम आदमी पार्टी वहां से बहुत ही मजबूती से, नहीं कह सकते कि बहुत ही मजबूती दमखम से लड़ी थी। और जैसा हाल बिहार के चुनाव में जनस्वराज का हुआ था, उससे भी बुरा हाल आम आदमी पार्टी का था सुल्तानपुर। और प्रतापगढ़ की तो हालत ही मत पूछिए। प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा में 1000 क्या, मैं ये कहना चाहूंगा 500 नहीं डाक पाए थे।
तो पहले तो संजय सिंह को खास तौर पे ये देखना चाहिए था कि अपने सुल्तानपुर में जो है ये जड़ मजबूत करे, फिर उसके बाद आसपास के जिले कह सकते हैं कि पहले जहां वो रहते हैं उस विधानसभा को मजबूत कर ले। सुल्तानपुर जिला तो बहुत बड़ा है, तो उसको तो बाद में मजबूत कर सकते हैं, उस विधानसभा को ये मजबूत नहीं कर पाए हैं। लेकिन अयोध्या से प्रयागराज के लिए कुछ कर दिए हैं। 8वां दिन है, देखने वाली बात होगी कि प्रतापगढ़ में किसके किसके ऊपर निशाना साधते हैं और क्या क्या गुल खिलाते हैं, क्या क्या बयानबाजी होती है, ये बहुत ही देखने वाली बात होगी। 3 दिनों से प्रचार प्रसार चल रहे हैं इनके, और हर जगह पूरे शहर में गाड़ियां घूम रही हैं कि 3 दिन का स्टे है। फिलहाल बात कल मैं शाम को पुलिस प्रशासन से भी पूछ रहा था कि क्या अनुमति है, तो ऐसी कोई आप सोचिए कि एलआईयू तक को जानकारी नहीं है कि संजय सिंह आ रहे हैं। एलआईयू को सिर्फ इतनी जानकारी कि हाँ संजय सिंह आ रहे हैं, 5 बजे उनकी जनसभा है, लेकिन 3 दिनों तक की रुकने और ठहरने की बातें एलआईयू तक को नहीं पता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि परमिशन तो ये लिए नहीं है, जनसभा को संबोधित तो करेंगे। अब पुलिस का एक्शन क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। और ये जहां जनसभा कर रहे हैं मेन हाईवे है, नेशनल हाईवे है, प्रयागराज से अयोध्या का मेन हाईवे है, जो कि एक सिंगल हाईवे निकलता है, वही ये जनसभा कर रहे हैं। छोटी सी जगह है, छोटी सी जगह में कितने लोगों को ये एकत्रित करेंगे, सबसे बड़ी चीज होती। हाँ ये सही है कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं और जाने माने नेता हैं, ये सच्चाई है। अब इनके चेहरे पे प्रतापगढ़ में ये कितनी भीड़ एकत्रित कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये होगी देखने वाली। और सबसे ये भी देखने वाली चीज होगी कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को लेकर के, प्रमोद तिवारी को लेकर के, जहां ये आ रहे हैं, जहां ये जनसभा करेंगे, वहां से मात्र 100 मीटर की दूरी पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह का आवास है। उनको लेकर के क्या ये हमला करते हैं, बीजेपी को लेकर के क्या हमला करते हैं, और बिहार चुनाव और कुछ ही दिनों में और भी राज्यों में चुनाव है, जैसे कि पंजाब में भी 7 से 8 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, उनको लेकर के क्या ये हमला करेंगे, ये बहुत ही देखने वाली बात रहेगी और उनकी बयानबाजी सुनने वाली रहेगी। अखंड। अब बिल्कुल ज्ञानेंद्र, इनके समर्थक कहते हैं कि भावी मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी हैं, आम आदमी पार्टी के कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी हैं, और अपने आप को उसी तरीके ट्रीट भी करते हैं संजय सिंह की, जैसे लगता है कि उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता भी हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी की जो साख थी वो लगातार गिरती चली जा रही है, और जैसा जानकारी निकल करके सामने आ रही है, पंजाब में भी डिब्बा गोल होने वाला है। फिलहाल सबसे बड़ी बात है कि संजय सिंह किस तरीके का चुनाव प्रचार अभियान लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, अयोध्या से जिसकी शुरुआत की है। अब देखने वाली बात होगी कि किस जगह पर किसको धार देंगे और कौन उनके निशाने पर रहेगा, ये बड़ी बात होगी। जैसा आपने बोला कि कौन उनके निशाने पर रहेगा, चाहे वो मोती सिंह हो, चाहे राजा भैया हो या प्रमोद तिवारी हो, इन लोगों को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, या फिर सीधे तौर पर बीजेपी और योगी सरकार को निशाने पर लेते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका। अपूर्व हमारे साथ जुड़े हुए हैं अयोध्या से। अपूर्व, कौन सी बड़ी खबर है अयोध्या से आज की? जिस तरीके से अभी ज्ञानेंद्र कह रहे थे, ये जो आम आदमी पार्टी की जो यात्रा है सरयू से संगम तक की, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेहद ही दिलचस्प है इस वजह से क्योंकि जो राज्यसभा जो सांसद हैं संजय सिंह, उनका साफ तौर पर वो मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। क्योंकि मैंने भी उनसे बातचीत की, उनका इंटरव्यू लिया, उनसे बातचीत की, उनको सीधे तौर पर ये कहने की बात है, मैंने उनसे एक सवाल रखा कि देखिए बीजेपी का गढ़ अयोध्या माना जाता है, और अब आप भी बीजेपी के गढ़ से तो कहीं किसी की राज संपत्ति अयोध्या नहीं है, ये बात तो समझ में आई। लेकिन अयोध्या, देखिए सबसे बड़ा सवाल जब मैं उनसे पूछा लेकिन वो मौन रह गए, कि मैंने कहा कि जब भी कोई अयोध्या आता है और सरयू में स्नान करता है, जिस प्रकार से आपने सरयू में पूजन अर्चन किया और यात्रा निकाली सरयू से, और सरयू से स्नान करने के बाद सीधा वो हनुमानगढ़ी आता है, फिर रामलला जाता है, उसके बाद वो कहीं जाता है, तो आप क्यों ऐसा नहीं किए? लेकिन उस पर वो कोई जवाब नहीं दे पाए। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर बात करें तो ये न्याय आधिकारिक यात्रा है इनकी, और ये इनका जो साफ तौर पर कहना है कि पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित जितने भी जात के लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, उनको से एक साथ एकजुट लेकर चलना है। और जिस प्रकार से मैंने एक बात और उनसे सवाल किया कि हालांकि यात्रा तो धीरेन्द्र के शास्त्री भी निकाले थे और आज आप भी निकाल रहे हैं, तो उनका साफ तौर कहा है कि वो न्याय, वो जो है एक मेन एम के लिए था, और ये किसी को साथ में लेकर चलने के लिए मैं साथ में लेकर चल रहा हूँ, ये उनका कटु शब्द थे, उनके अपने बयान थे। और
लगातार राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आए थे। जी। अब सबसे बड़ी बात है, पूर्व नेता अपने हिसाब से सारी चीजों को जस्टिफाई कर लेते हैं। उनको लगता है कि इस देश में तमाम जो लोग हैं वो जाति से बटे हुए हैं, सब अलग अलग चल रहे हैं। लग रहा है एक ब्राह्मणों का अलग स्कूल है, यादवों का अलग स्कूल है, ठाकुरों का अलग स्कूल है, या ब्राह्मण अलग उनके लिए व्यवस्था कर रखी है कि अलग जगह बैठेंगे, ठाकुर अलग जगह बैठेंगे। ये नेता ही केवल बांटने का काम क्यों करते? कौन से एकजुटता की बात करते? पूरा समाज एकजुट है। आप किस चश्मे से देखते हैं कि आपको समाज एकजुट नजर नहीं आता? आप समाज में भेदभाव उत्पन्न करने का काम करते हैं। जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो उसको दूसरे तरीके से लेके जाते हैं। वंचित, पिछड़े, दलित, अरे भैया आज की डेट में अगर आपके आज भी आपको एक तरीके का चश्मा दिखाई दे रहा है कि वंचित है, कोई शोषित है, कोई पीड़ित है, कोई दलित है, कोई पिछड़ा है, कोई अगड़ा है, अगर आप इस नजरिए से देख रहे हैं समाज को तो आपकी आंखों में कुछ हो गया है। अपनी आंखों का इलाज कराइए। समाज किस जगह पर उन्नति कर रहा है, लेकिन आपको कुछ समझ से परे आपकी समझ ही नहीं है। आपकी राजनीतिक समझ ही कहीं ना कहीं घट गई है। अब सबसे बड़ी बात, आपको एक उदाहरण दे रहा हूं अपूर्व, ये भी सवाल पूछने वाला है कि जिस पीडीए का नारा लेकर के, जिस अयोध्या को बैसाखी बना करके पूरी तरीके से बीजेपी को घेरने का काम किया गया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, अगड़ा के रूप में स्लैश स्लैश स्लैश, क्योंकि आज तक जस्टिफाइड खुद भी समाजवादी पार्टी नहीं कर पाई थी कि जो ए है पिछड़ा दलित के बाद ए जो है वो एक अल्पसंख्यक है या ए अगड़ा है या ए आधी आबादी है। वो खुद भी जस्टिफाई नहीं, वो ए में सबको ले लेती है, लेकिन पूरे समाज को एक साथ नहीं लेती। वो अलग अलग एक है, अलग अलग परफॉर्मेंस है। अब उसने भी अपनी परिभाषा बदल दी है, उसने भी डेफिनेशन चेंज कर दी है। जब से बिहार का रिजल्ट आया है तब से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव एक नहीं, दो नहीं, 3 बार अपने पेज पर पीडीए का जो फुल फॉर्म है वो प्लान डेवलप एसेंट के रूप में कर रहे हैं। तो जब उनको समझ में आ गया तो जो आम आदमी पार्टी दिल्ली से निकली है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं एक समाज में, उस जगह के वजह से जो सांसद बने हैं उनकी समझ से परे कि उत्तर प्रदेश में कौन शोषित है, कौन पीड़ित है, कौन दलित है, कौन पिछड़ा है, समाज को किस जगह पे किस दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं। अब थोड़ा सवाल तो यही है अपूर्व। बिल्कुल अखंड। मैं दूसरी खबर पे आता हूं अब, क्योंकि एक खबर तो राजनीतिक होगी और दूसरी खबर अब धार्मिक में बताने जा रहा हूं कि अयोध्या में 25 नवंबर को एक बार फिर सजने और संवरने का, यानी कि स्वर्णिम अक्षरों में जो तारीख लिखने का, विवाह पंचमी का वो दिन है जब रामलला के मुख्य शिखर पर, यानी कि 161 फीट का जो शिखर है वहां से 191 फीट ध्वजा लहराने वाली है, विजय पताका लहराने वाली है और इसकी पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कल मैं आपको बताऊं कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों का पूरा जायजा लिया है, किस तरीके से वो विजय ध्वज फहराया जाएगा, सेना के जवान उसमें लगे हुए हैं। तो ये पूरा जो कार्यक्रम विस्तृत है वो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर थे, उन्होंने विस्तृत कार्यक्रम का जायजा लिया है और साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी आगंतुक, जो भी मेहमान, 7 से 8 हजार मेहमान अयोध्या पधार रहे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, बाकायदा सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच ये पूरा जो कार्यक्रम है, जो खाका खींचा गया है कार्यक्रम का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से, वो साकुशल संपन्न कराया जाए। नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए एक अपूर्व ये भी एक कितने देर तक प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रखा गया, क्योंकि 25 नवंबर अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है और मुख्यमंत्री भी इसका जायजा लेने के लिए खुद अयोध्या पहुंचे हुए थे। क्या कोई प्रोटोकॉल या कोई कार्यक्रम की कोई शेड्यूल, कुछ जानकारी निकल करके सामने आई? देखिए अभी तक पीएमओ की तरफ से कोई आने वाले हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा अखंड कि अभी पीएमओ की तरफ से कोई मिनट टू मिनट का कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन जो वैदिक विद्वान बता रहे हैं कि विजय पताका लगभग 1 से 1.5 मिनट में, यानी कि अभिजीत मुहूर्त में 11 बज के कुछ मिनट से 12 बज के 20 मिनट का ऐसा जो समय है, अभिजीत मुहूर्त में ये फहराया जाना है और लगभग 1 से 1.5 से 2 मिनट के बीच में विजय पताका जो ध्वज है, विजय ध्वज है, वो फहराया जाना है और पूरे संपूर्ण भारतवर्ष के जो राम भक्त हैं उनको एक संदेश देने की ये परिकल्पना की जा रही है कि राम मंदिर पूर्णता की ओर है, पूर्ण रूप से बन चुका है। अब राम मंदिर में कोई कार्य शेष नहीं रह गया और विजय पताका लहराकर एक बार फिर राम मंदिर की तरफ से पूरे देशवासियों को ये बताने का सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो 500 वर्षों का संघर्ष था, जो कायाकल्प लोगों ने देखा था कि राम मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा, वो एक स्वर्णिम क्षण फिर से देखने को आ गया है और विजय पताका लहराकर ये पूरी तरह सुनिश्चित कर रहे हैं कि राम मंदिर पूर्णता की ओर बन चुका है, रामलला विराजमान हो चुके हैं और राम दरबार की स्थापना हो चुकी है। बिल्कुल पूरी एक और जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि देखिए बड़ा दिन है और जिस तरीके से कहीं ना कहीं तमाम लोग या प्रधानमंत्री खुद वहां पर आने वाले, क्या कोई महान विभूतियों को भी वहां पर आमंत्रित किया गया इस दिन को, क्या किस तरीके की जानकारी निकल रही है और भी कुछ खास? देखिए सर,
देखिए अखंड, जो सामने बात निकल के आ रही है कि 7 से 8 हजार जो आगंतुक हैं, जो इसमें किसान से लेकर प्रधान तक की मैं बात करूं, जिला पंचायत तक की बात करूं, यानी कि जो प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग छूट गए थे उनको इसमें लोकल लोगों को बुलाया गया है और बाकायदा प्रधानमंत्री के सामने वो बैठे हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री जी के साथ में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सर संघ चालक मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं वो जो प्राण प्रतिष्ठा वाला जो माहौल था अयोध्या में, वो एक बार फिर विजय ध्वज जब लहराएगा, वो जो है कार्यक्रम है, वो रूपरेखा तैयार की गई है। ये कार्यक्रम लगभग 5 दिनों तक चलेगा। 21 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा और 25 तारीख को जब विजय ध्वज राम मंदिर के शिखर पर फहराया जाएगा। लगभग 191 फीट का जो विजय ध्वज तैयार किया गया है, लगभग 22 फीट चौड़ा और 11 फीट लंबा, ये जो विजय ध्वज की रूपरेखा है वो तैयार की गई है। बाकायदा पैरासूट के कपड़े से बनाया जा रहा है जिससे विजय ध्वज में कोई दिक्कत ना आए, और इसका ट्रायल बखूबी करा लिया गया है। इसकी ट्रायल लगभग 2 बार हुए हैं, सेना के जवान इसमें लगाए गए हैं। तो ये पूरी जो कार्यक्रम की रूपरेखा है वो तैयार करके लास्ट जो स्टेज है उस पर दे दिया गया है कि अब बस प्रधानमंत्री जो है अयोध्या पधारेंगे और एक बार फिर लास्ट बार राम मंदिर के ऊंचे शिखर 161 फीट शिखर पर, लगभग 191 शिखर की दूरी पर ये जो विजय पताका है वो लहराया जाना है। जी बिल्कुल, एक ऐतिहासिक दिन के लिए एक ऐतिहासिक तैयारी पूरी तरीके से पूरी कर ली गई। उसकी खुद समीक्षा करने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे थे, क्योंकि 25 तारीख जो दिन निर्धारित है अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जो पटाखा है, जो एक झंडा है, ध्वजा है, जो लहराता हुआ नजर आएगा, इसके लिए तमाम जो तैयारियां थी जिस तरीके से अपूर्व ने बताया पूरी कर ली गई हैं। और इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वहां अयोध्या प्रशासन करने के लिए पूरी तरीके से बेताब है। और साफ तौर पर जो एक और महत्वपूर्ण जानकारी अपूर्व ने दी है कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जो लोग भी छूट गए थे उन सभी लोगों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक दिन है, ना सिर्फ पूरे देश के लिए बल्कि भाजपा के लिए, क्योंकि उसका एक संकल्प था कि मंदिर वहां बनाना है और आज वो मंदिर बन के लगभग तैयार है। तो ऐसे में एक बड़ी बात है बीजेपी के लिए भी, भले ही गौरव का दिन है पूरे देश के लिए, लेकिन बीजेपी के लिए भी गौरव का है, क्योंकि उसने प्रण किया था कि मंदिर बनाएंगे और जल्द से जल्द इस मंदिर का निर्माण कर लेंगे, जो कहीं ना कहीं 25 तारीख को पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उस ऐतिहासिक पल के पूरा देश साक्षी होगा, ये भी एक बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अपूर्व तमाम जानकारी के लिए आपका। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए। अनिल, संभल में एक बार फिर से बवाल कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात है, जो यात्रा निकालने की बात की गई थी, पुलिस से नोकझोंक की बातें निकल करके सामने आ रही महंत के साथ, क्या इस वक्त की स्थिति है, क्या है ताजा हालात? जयखंड, अगर इस समय के हम ताजा हालात बताएं तो जो हरिहर मंदिर है या फिर विवादित स्थल करो या फिर शाही जामा मस्जिद पर पुलिस ने चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। संभल एक पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो गया। हालांकि जो एडिशनल एसपी उन्होंने अभी बताया था कि बाहरी जनपदों से कोई फोर्स नहीं मंगाई गई है। रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ और पीएटी की टुकड़ियां तैनात हैं और जो जनपद की पुलिस है वही सब इंतजाम कर रही है। और जहां से यात्रा शुरू होनी है, कैला देवी महंत जो जहाँ के ऋषिराज महंत हैं, और अखंड आपको खास बात बताएं तो यही वही कैला देवी मंदिर है जहाँ पर योगी आदित्यनाथ लगभग 2 से 3 बार यहाँ पर आ चुके हैं और कैला देवी मंदिर को बहुत बड़ी सौगात दी है, क्योंकि जो कैला देवी है वो यादवों की इष्ट मानी जाती है। तो वहां पर पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा मंदिर के लिए उपहार दिया था। तो उसी जो मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी, जब वहां पर पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग लगा दी, एडिशनल एसपी और संबल सीओ और असमुल सीओ कुलदीप सिंह वहां पर मौजूद हैं। इस समय पर बैरिकेडिंग लगा दी है। उनको अभी तक तो हिदायत दी गई है कि यात्रा नहीं निकाली जाएगी। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी इस तरह का कोई आदेश नहीं आया है, ना ही प्रशासन ने कोई चीज निर्देशित किया है यात्रा निकालने को लेकर। तो अखंड मंदिर के पास में ही बैरिकेडिंग लगी हुई है। समर्थक वहां पर एकत्र हुए हैं। लगभग 1000 से की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं। वहीं ऋषिराज गिरी ने बताया है कि पहले हम पूजा पाठ करेंगे, पूजा पाठ के बाद जब जाकर ये यात्रा निकाली जाएगी। अखंड अनिल, सबसे बड़ी बात है कि पुलिस इस यात्रा को मंजूरी नहीं, प्रशासन मंजूरी नहीं दे रहा है। बहस करके बैरिकेड लगा करके कहते ना कि हम करेंगे, गलत बात है ना।
यहाँ पर इस तरीके के काम करने से, इस तरीके की यात्रा निकालने से बहुत खराब हो सकता है। तो आखिरकार ऐसा काम क्यों करना, सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है। क्योंकि अखंड आज 19 तारीख है और 19 तारीख ऋषिराज महंत जो हैं उन्होंने बताई थी कि 19 तारीख विशेष तारीख है। आपको बता दें कि 19 तारीख क्या है। 19 तारीख अखंड वही तारीख है जो पिछले वर्ष सिविल जज के यहाँ पर जो याचिका दायर की गई थी हरिहर मंदिर और शाही जामा मस्जिद को लेकर के, ये शाही जामा मस्जिद नहीं हरिहर मंदिर है, तो इसीलिए ऋषिराज गिरी द्वारा 19 तारीख विशेष तौर से रखी गई थी, क्योंकि आज ही के दिन जो याचिका थी वो कोर्ट में दायर की गई थी, जिसके बाद जो आगे की कार्य था वो शुरू हुआ था। क्योंकि जो ऋषिराज की हरिहर सेना है और ऋषिराज का दावा है कि मस्जिद नहीं ये हरिहर मंदिर है। अखंड कोर्ट का काम है हर चीज का फैसला न्यायपालिका पर, न्यायपालिका पर छोड़ना चाहिए, जो कहीं ना कहीं जो बात पैदा करेगी नहीं कि कानून अपने हाथ में आना चाहिए। अगर आप रोक रहा है ऐसा करने से तो उसका कम से कम सम्मान करें, हमारी न्यायपालिका का सम्मान करें, उचित जो फैसला होगा वो सुनाएगी न्यायपालिका। कम से कम ऐसा अगर आप कोई काम करेंगे तो नया बखेड़ा हो जाएगा। कोई आप करोगे, प्रशासन आपको रोक रहा है, क्या यात्रा निकालने के क्यों आप इंस्पेक्टर से बहसबाजी कर रहे हैं? देखंड अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन की बैरिकेडिंग और रोकने के बावजूद भी इतना आला महकमा वहां पर मौजूद है। कैला देवी मंदिर को भी छावनी बना दिया है, तरफ से रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। वहीं अगर बात करें तो संभल भी छावनी में तब्दील है, शायद जो विवादित स्थल है वह भी छावनी में तब्दील है। हर जगह पुलिस की टुकड़ियां जगह जगह तैनात की। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या यह यात्रा निकलती है या पुलिस इसको रोकने में सफल होती है। बिल्कुल ऐसी किसी बढ़ाने का काम करेगी ऐसी यात्रा। एक पक्ष अगर इस यात्रा की जिद पर करने के लिए लगा रहेगा और कहीं ना कहीं किया है वो खराब में क्या हुआ है वो देखा जा चुका है। किस तरीके से पुलिस पर अधिकारियों इस तरीके का हमला कदम उसको जरूर स्टेप आउट करते हुए आगे करके इनको समझाना चाहिए और जो भी जरूरी कदम उसके लिए हो, जरूरी उपाय उसका जरूर पालन करते हुए इन लोगों को समझाना चाहिए ऐसा कोई भी कदम ना उठाए जिससे न सिर्फ संभल बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में सामाजिक ताना बाना है वो बिगड़ सके, माहौल खराब हो सके। क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी पूरे प्रदेश में काफी है आग लगा जैसी प्लेस पर। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जरूर संजीदगी से इस पूरे मसले को इस तरीके से अड़े हुए हैं, जिद पर लगे हुए हैं और इंस्पेक्टर से बैरिकेडिंग हटाने की जिद कर रहे हैं तो और भी हो सकता है। इसलिए पूरी खबर पर नजर रखी जाए। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बिहार में चुनाव हो गए हैं, नतीजे आ गए हैं और नतीजों में एनडीए को बम्पर सीटें मिली हैं जिसका अनुमान खुद एनडीए ने नहीं लगाया था, देश के गृह मंत्री ने नहीं लगाया था जो कि चाणक्य कहलाते हैं, उनका भी अनुमान नहीं था। 160 से 165 के बीच में सोच रहे थे, लेकिन जिस तरीके की अप्रत्याशित जीत मिली है कहीं ना कहीं एनडीए का मनोबल बढ़ाने का काम इस जीत ने किया है और साफ तौर पर यह देखा भी जा सकता है। इससे जुड़ी हुई जो खबर है वो ये है कि अब बिहार इलेक्शन के बाद यूपी के प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव की खबर भी आ रही है। 11 महीने से पेंडिंग है इस पर बदलाव होना, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। इंतजार किया जा रहा है महाराष्ट्र चुनाव का, वो भी हो चुका, बिहार चुनाव का वो भी हो चुका और अब बहुत जल्द यहाँ के भी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस नए पद पर एक नया नाम भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी के लिए एक नया नाम सामने आ रहा है जो अपने आप में हैरानी भरा नाम है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ब्राह्मणों को लेकर के लगातार उपेक्षा का आरोप लगता रहा है बीजेपी में। अब बीजेपी इसलिए कंफ्यूज है कि किसको बनाए प्रदेश अध्यक्ष, इसीलिए वो फैसला नहीं कर पा रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि प्रदेश अध्यक्ष की रेस में एक और नाम शामिल हो गया है। सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस रेस में कहीं ना कहीं अब निकल करके सामने आए हैं और वो भी तेज रफ्तार के साथ। हो सकता है कि उनकी ताजपोशी हो भी जाए शायद, क्योंकि इससे पहले हरीश द्विवेदी का नाम चल रहा था, लेकिन अब ब्रजेश पाठक की भी इस लिस्ट में एंट्री हो चुकी है। और कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी निकल करके सामने आ रही, शायद प्रदेश अध्यक्ष की रेस में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक लंबी छलांग लगाने वाले हैं और हो सकता है बीजेपी उन्हें
ब्रजेश पाठक को, डिप्टी सीएम है जो सूबे के, उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी कब ये जिम्मेदारी देगी, किसके ऊपर दाव लगाएगी, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि पिछड़े दलित को भी वो इग्नोर नहीं कर सकती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि प्रदेश अध्यक्ष का जो पद है वो कहीं ना कहीं बीजेपी किसी ब्राह्मण चेहरे पर ही दांव लगा सकती है, जो कहीं ना कहीं हरीश द्विवेदी और अब ब्रजेश पाठक के रूप में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल बिहार चुनाव है, मुख्यमंत्री की पद की शपथ नीतीश कुमार लेने की बात हो रही है, क्योंकि उन्होंने भी जेडीयू के नेता दल चुन लिया गया है और एनडीए के भी रूप में वो अभी मुख्यमंत्री पद की जो उम्मीदवार है उसी के तौर पर देखे जा रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो शायद कुछ दिनों के भीतर यूपी बीजेपी को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा, लेकिन मुहर किसके नाम पर लगेगी ये अभी देखना बाकी है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।